सोलो लेवलिंग, जिसका एपिसोड 6 आ चुका है और तुम में से कुछ लोगों ने शायद देख भी लिया हो। और अगर तुमने सोलो लेवलिंग के एक भी एपिसोड्स नहीं देखे और तुम्हें शॉर्ट में समझना कि अभी तक के एपिसोड में क्या चल रहा है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट में समझाया कि उसके साथ क्या हो रहा है और हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी पावर किसने दी वो भी बताया है। तो जाकर तुम वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री वाला नहीं, सोलो लेवलिंग का इतिहास के बारे में। क्योंकि तुम में से कोई भी गांधी जी को सेज ऑफ 6 पाथ की पावर यूज करके मात्रा के अगेंस्ट लड़ते हुए तो नहीं देखना चाहते ना। और जरा कमेंट करके बताना कि तुम में से कितनों को गांधी जी वर्सेस मात्रा का फाइट देखना है। तो हम बात करने वाले थे सोलो लेवलिंग के इतिहास के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मांगा के स्पॉयलर्स है, तो सोच समझ के देखना, ठीक है। तो हाँ, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है नथिंगनेस से, जब इस पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं था सिवाय 3 चीज को छोड़ के, एक एब्सोल्यूट बीइंग यानी कि हमारे भगवान, लाइट और डार्क। एब्सोल्यूट बीइंग यानी ये बंदा जो कि एक गॉड है उस वर्ल्ड में, वो अकेले बैठे बैठे बोर हो चुका था, उसके पास कुछ करने को था नहीं। उसने क्या किया, लाइट और डार्क का यूज करके 2 पार्टीज बनाई। उसने लाइट का यूज करके रूलर्स बनाया और डार्क का यूज करके मोनार्च बनाया। और उसने रूलर्स जो कि उसने लाइट वाली साइड से बनाया था उनको ऑर्डर दिया वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का, और मोनार्च जो कि उसने डार्क साइड से बनाया था उनको ऑर्डर दिया कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करो। मतलब सिंपल बात, तुम दोनों लड़ो, मैं बैठ के मजे लूंगा, गॉड का ये कहना था। और काउंटलेस बैटल लड़ने के बाद रूलर्स को अकल आता है और वो गॉड के पास जाते हैं और गॉड को बोलते हैं कि हमारी ये लड़ाई सदियों से चल रही है और हम इस लड़ाई को कभी जीत नहीं पा रहे, लेकिन इसी बीच हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। क्या आपको ये देख के तरस नहीं आता? और लास्ट में उनमें से एक रूलर बोलता है कि आप बस हमें थोड़ी सी पावर और दे दो और आपके सामने हम सारे मोनार्च का सर कदमों में लाकर रख देंगे। लेकिन तुम्हें पता है इसका रिप्लाई देते हुए गॉड ने क्या बोला? वो जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ये वीडियो दूसरे लोग तक भी पहुंच सके। सो प्लीज कर देना यार। हाँ, तो अब बारी थी गॉड का रिप्लाई देने की, और वो बंदा कुछ नहीं बोलता। हाँ, तुमने सही सुना, वो कुछ नहीं बोलता, मानो जैसे किसी ने उसके ओठ फेविक्विक से चिपका के रख दी हो। क्योंकि इस बीच में तो उसका फायदा हो रहा था ना, उन दोनों को लड़ता हुआ देख के उसको एंटरटेनमेंट का एक सोर्स मिल रहा था, मेरा तो यही मानना है। लेकिन उसके बाद 7 रूलर्स एक साथ आते हैं और प्लान बनाते हैं गॉड को मारने का, ताकि वो गॉड की पावर को हासिल कर सके और इस वर्ल्ड को एंड कर सके। लेकिन उनमें से एक रूलर यानी हमारा 8वां रूलर तुम समझ गए ना, उन सबसे डिसएग्री करता है और अपने गॉड को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक हो चुकी थी लेट, क्योंकि बाकी के 7 रूलर्स ने मिलकर उस गॉड को मार दिया था और उनकी पावर हासिल कर ली थी। जिसके बाद वो रूलर सारे रूलर्स से अगेंस्ट हो जाता है और उन पे अटैक कर देता है। लेकिन बाकी के रूलर्स के पास अब तक गॉड की पावर आ चुकी थी, जिसका यूज करके वो उस 8वें रूलर को मरता हुआ छोड़ देता है। मारता नहीं है, मरता हुआ छोड़ देता है। और जब वो मरने ही वाला था तभी उस 8वें रूलर के पास एक पावर अवेकन होती है, जो कि गॉड ने उसके अंदर छुपा के रखी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लॉयल सर्वेंट था उसका। और उस पावर का नाम था अराइस, जिसका यूज करके तुम किसी भी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो और उसको अपने टीम में रिक्रूट कर सकते हो, जिसका यूज करके वो बन गया शैडो मोनार्च। बाद हम वापस लौट जाते हैं रूलर्स के पास, जिनके पास अब गॉड की पावर थी। तब उनको याद आता है कि ओ, हमें तो वॉर भी खत्म करना था। और भाई रूलर्स ने गॉड का पावर यूज करके मोनार्च की मार रखी, मतलब कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा। एक को तो जिंदा पकड़ लिया भाई। और भाई सारे मोनार्च खत्म होने ही वाले थे, लेकिन तभी मोनार्च और रूलर्स का पावर बिल्कुल इक्वल लेवल पे आ गया। और ये किया हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर यानी हमारा 8वां रूलर, जो कि गॉड को मारने के अगेंस्ट था। यस, जो कि अब शैडो मोनार्च बन चुका था। उसने मोनार्च की साइड ज्वाइन कर ली थी रूलर्स के अगेंस्ट, ताकि वो अपने गॉड का बदला ले सके। और देखो, वॉर के टाइम में हमारे दोनों साइड के बंदे मरते हैं, मोनार्च के साइड के भी, रूलर के भी साइड के भी। लेकिन हमारा शैडो मोनार्च उन दोनों के साइड के बंदे उठाता है अपने एबिलिटी अराइज को यूज करके और अपने टीम में रिक्रूट कर लेता है, जिसकी वजह से रूलर्स तो रूलर्स, मोनार्च भी शैडो मोनार्च से डरने लगते हैं कि क्या होगा कि अगर वो अकेला बंदा उन दोनों के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, क्योंकि ये पहले से एक पार्टी बदल के आया हुआ है और फिर से हमारे अगेंस्ट हो गया तो हमारे एल लगा देगा। जिसकी वजह से हमारे 2 मोनार्च, राकन द किंग ऑफ बीस्ट और बारन द किंग ऑफ डीमंस, वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और सोचते हैं कि हम शैडो मोनार्च को बैकस्टैब कर देंगे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही, शैडो मोनार्च उन दोनों को पेल देता है, क्योंकि हमारा शैडो मोनार्च अभी अलग लेवल में खेल रहा है। जिसके बाद मोनार्च ऑफ बीस्ट उससे बच के भाग जाता है, लेकिन वो मोनार्च ऑफ डीमंस को पकड़ लेता है और उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उसी बैटल में हमारे शैडो मोनार्च को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा था, क्योंकि उसकी आर्मी की हालत ठीक नहीं थी और उसकी हालत भी अभी ठीक नहीं था। लेकिन उसी बीच एंट्री होती है रूलर्स की, जो कि आए होते हैं शैडो मोनार्च से फॉरगिवनेस मांगने, यानी माफी मांगने के लिए। जिसके बाद हमारा शैडो मोनार्च उनसे साफ साफ शब्दों में बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी रूलर्स शैडो मोनार्च की रिस्पेक्ट करते हैं और उससे माफी मांगते मांगते चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा शैडो मोनार्च थोड़ा होश में आता है और सोचता है कि ठीक है, अब से मैं वॉर नहीं करूंगा, लेकिन जिन 2 मोनार्च ने मुझे बिट्रे किया मैं उसकी पक्का मार के रहूंगा। जिसमें से द 20 मोनार्च को पहले सबक सिखा दिया था, और दूसरा मोनार्च जो कि बच के भाग गया था, द मोनार्च ऑफ 20, उसको तो पक्का ढूंढ के मारूंगा। और हमारे शैडो मोनार्च को पता था कि उस समय अगर रूलर चाहते तो वो उसको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उससे पहले वो अपने आप को रिकवर करने के लिए टाइम देते हैं, कि उसकी हालत उस समय ठीक नहीं थी और उस समय उसकी आर्मी की हालत भी ठीक नहीं थी। और कुछ समय बाद जब शैडो मोनार्च रिकवर होता है और वो उस मोनार्च को ढूंढने लगता है, तब उसको पता चलता है कि रूलर्स ने लगभग सारे मोनार्चेस को खत्म कर रखा है और उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि बचे कुछ मोनार्चेस को डायमेंशन चेंज करना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। इसके बाद हमारा शैडो मोनार्च उसको फॉलो करता है और उस डायमेंशन में एंट्री करता है। और उसी समय उसकी मुलाकात होती है उस समय की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
रूलर्स मोनार्च की, द मोनार्च ऑफ ड्रैगन्स। और उसे पता है कि शैडो मोनार्च यहाँ पे क्यों आया हुआ है, लेकिन वो उस समय शैडो मोनार्च से नहीं लड़ता और उससे हाथ मिला जाता है और बोलता है कि चलो भाई हम दोनों साथ में मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि उस समय अगर वो शैडो मोनार्च से लड़ता तो वो पक्का हारता, क्योंकि रूलर्स ने पहले उनकी मार रखी थी, और अगर इस समय वो शैडो मोनार्च से लड़ता तो वो पक्का हारता। और अगर तुम्हें याद हो तो मोनार्च को बनाया गया था डिस्ट्रक्शन करने के लिए, तो अब वो कहाँ डिस्ट्रक्शन करते हैं? ऑफ कोर्स पृथ्वी पे। और उनको रोकने के लिए कौन आते हैं? रूलर्स। और उनके बीच में पिसता है कौन? हम बेचारे इंसान। और देखो उस समय हमारे बेचारे ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, उनके पास कोई पावर वार नहीं होता है, हंटर वंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और हमें बचाने के लिए रूलर्स अपनी सेना भेजते हैं, जिसके बाद फिर से मोनार्च और रूलर्स के बीच में लड़ाई होती है। और लड़ाई का इंजाम चाहे कुछ भी हो, हम बेचारे इंसान हमेशा मारे जाते हैं। जिसके बाद रूलर्स गॉड का एक टूल यूज करते हैं, द कप ऑफ रिक्रिएशन, जिसका यूज करके वो समय को 10 साल पीछे कर देते हैं, और वापस से सेम साइकिल रिपीट होती है। और बहुत सारे बैटल लड़ने के बाद हमेशा से सेम रिजल्ट आता था, हम ह्यूमंस हमेशा मारे जाते थे। और रूलर्स बार बार कप ऑफ रिक्रिएशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, उसको तुम कुछ ही टाइम ही यूज कर सकते हो। जिसके बाद उनमें से एक रूलर को आइडिया होता है कि क्या हो अगर हम कुछ ह्यूमंस को माना से इंट्रोड्यूस करवा दे, यानी मैजिकल पावर्स, और कुछ ह्यूमंस को अपना वेसल बनाने की कोशिश करे, ताकि बैटल के एंड में कुछ ह्यूमन सर्वाइव कर सके और अपने सिविलाइजेशंस को वापस बढ़ा सके। और तुमने सोलो लेवलिंग के पहले एपिसोड में ही सुना होगा कि ये सब घटनाएं 10 साल पहले घटना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कप ऑफ रिक्रिएशन 10 साल पहले ही टाइम पीछे कर सकता है। जिसके बाद हंटर्स डंजन्स का कॉन्सेप्ट आया, जिसके बाद बाकी की स्टोरी हमें देखने को भी मिल रही है। लेकिन उसी समय हमारे मोनार्च को भी चाहिए थे नए नए वेसल्स, यानी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उसके बिना वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंट्री नहीं कर सकते थे। और उस टाइम के हमारे दो सबसे पावरफुल मोनार्च, यानी शैडो मोनार्च और द मोनार्च ऑफ ड्रैगन, उन दोनों को चाहिए था एक पावरफुल ह्यूमन बॉडी, जो कि उस समय मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। अभी वो मिलते हैं एक एंटिटी से, जिसका नाम था आर्किटेक्चर, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर सो जिन वुंग को उसकी पावर दी है। और हमारा शैडो मोनार्च एक ऐसी बॉडी चाहता था जिसने डेड को बहुत बार फेस किया हो और जिसको डेड का असली मतलब पता हो। और वो लकी कैरेक्टर कौन होता है? हमारा मेन कैरेक्टर सो जिन वू, जो कि एक ई क्लास हंटर है। और आर्किटेक्टर सो जिन वुंग को सिस्टम प्रोवाइड करके बस एक परफेक्ट वेसल बना रहा है। किसके लिए? हमारे शैडो मोनार्च के लिए, क्योंकि उसके वेसल को भी उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि वो शैडो मोनार्च की पावर को संभाल सके। और आगे की स्टोरी में क्या होता है उसको जानने के लिए तुम्हें महंगा पड़ना पड़ेगा, या तो मुझे आगे की वीडियो बनानी पड़ेगी। तुमको जो अच्छा लगता है कमेंट करके बता देना, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाइयों प्लीज।